नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। हमने पिछले 3 सेट में देखा कि कैसे हम पीवाईक्यू की हेल्प से अपने प्रीलिम्स 2021 में एक एज हासिल कर सकते हैं। जो हम रिवीजन करेंगे अब प्रीलिम्स के लिए, उसमें हम पीवाईक्यूज को अगर ध्यान में रखेंगे तो कैसे हम आने वाले क्वेश्चंस को एक तरह से और अच्छे से टैकल कर सकते हैं प्रीलिम्स 2021 में। हमने एक जनरल ट्रेंड देखा है पिछले 3 वीडियोस में। कोशिश करिए कि उन वीडियोस को अच्छे से देखिए एंड अपने रिवीजन के टाइम पे उन बातों का ध्यान जरूर रखिए। इस वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जो सार है उस सबके सबको पॉलिटी में अपनाने की कोशिश करें एंड देखें कि कैसे पॉलिटी सेक्शन में कुछ न्यूएंसेस ऐसे होते हैं जिन चीजों का हम अगर ध्यान रखेंगे स्पेशली हमारी लास्ट रिवीजन के दौरान तो हम एक एज प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सब लक्ष्मीकांत पढ़ के जाते हैं, सबको पता है कि क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत में से ही आने हैं, बट स्टिल कईयों के ज्यादा क्वेश्चंस ठीक होते हैं, कईयों के कम ठीक होते हैं। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटी में। सबसे पहली चीज है रिवीजन। हम इतनी बार लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं बट उसके बावजूद ऐसा होता है कि जब लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन आता है गलत हो जाता है। ये तब होता है जब हम रिवाइज अच्छे से नहीं कर पाते। एंड उसी के साथ साथ हमें ध्यान देना जरूरी है कि पीवाईक्यूज में ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो हमारे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे ज्यादा डेप्थ में ध्यान देना हमें जरूरी है। एक जो मैं यहाँ पे सोर्स ऐड करूंगा जो हम मिस कर देते हैं वो है बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट हमें पॉलिटी में पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। हम इन्हीं कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से देखेंगे कि कैसे हम बेयर एक्ट की हेल्प से कुछ डाउट्स को अपने क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें हाई आउटपुट एरियाज को जानना जरूरी है। वो हाई आउटपुट एरियाज हैं पार्लियामेंट, प्रियम्बल, पार्ट 3, 4, 4A, ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सारे पार्ट्स हुए। फिर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड उसके बाद प्रेसिडेंट। तो ये टॉपिक्स आपने जाने से एक दिन पहले जरूर कवर करने हैं। आप बाकी सारी रिवीजन जो है एक बार को छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रैक करें करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वास्ट है, फिर अगर हम हिस्ट्री ट्रैक करें तो हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा वास्टनेस है। बट हमें पॉलिटी में एक बहुत अच्छा आइडिया है कि हमारे क्वेश्चंस जनरली लक्ष्मीकांत से जो हैं उठ के आ जाते हैं, बट स्टिल ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन हम वो भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो हमें जो हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उस टाइम पे इन चीजों का ध्यान रखना है कि इन पोर्शंस पे हम अच्छे से ध्यान दे रहे हैं एंड उसी के साथ साथ जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको भी इस तरह से अलाइन करना है कि हमारे जो डाउट्स हैं हम वहीं पे क्रिएट करें और वहीं पे खत्म कर दें। अक्सर हमने देखा है कि यूपीएससी क्या करता है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स की पावर को स्वैप कर देता है, या हम अभी आगे एक पीवाईक्यू में भी देखेंगे कि कैसे उसने मिनिस्टर्स और स्पीकर की पावर्स को स्वैप कर दिया। तो इस तरह से यूपीएससी चलता है, स्टेटमेंट किसी और का होता है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में लगता है कि ये हमने पढ़ा है ये ठीक होगा, बट हमने वो सेम चीज किसी और के कंटेक्स्ट में पढ़ी होती है एंड हम उसको गलत तरीके से मार्क सही कर देते हैं। तो ये तभी ठीक होगा जब हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको एक कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ भी सेम करेंगे। तो इस तरह से हमें ध्यान देना जरूरी है। एक चीज और निकल के आई है, जो यूपीएससी है वो जनरली अमेंडमेंट्स पे काफी ज्यादा ध्यान देता है। यहाँ पे हम इन्हीं कुछ चुनिंदा जो हैं क्वेश्चंस की हेल्प से देखेंगे कि कैसे यूपीएससी बार बार उन अमेंडमेंट्स में जाता है एंड उन अमेंडमेंट्स के पीछे जो छुपा एक आप कह सकते हैं एक आइडिया है हमारे फोर फादर्स का, या जो अमेंडमेंट लेके आए हैं उन पॉलिटिशियंस का, कैसे उनको पूछता है यूपीएससी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड हमें प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान देना जरूरी है कि इन अमेंडमेंट्स को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द नाइन्थ शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मुरारजी देसाई। तो ये जो है ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है अगर हमें थोड़ा सा भी टाइमलाइन का आइडिया नहीं है। देखिए यूपीएससी क्या कर रहा है, एक एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछता, बट आपको क्रोनोलॉजी में हो सकता है इस तरह से पूछ ले कि आपको एटलीस्ट एक टाइमलाइन की नॉलेज होनी काफी जरूरी है।
उसी के साथ साथ अगर हम इस क्वेश्चन को ट्रैक करें तो 2018 में भी 9 शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एंड उसी के साथ साथ 2006, ये प्रीलिम्स की बात है, 2016 मेंस में आयर कोएलो केस जो है डायरेक्टली यहां मेंस में पूछा गया है। तो एक तरह से जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी देखा कि हमें थीम बेस्ड स्टडी करनी काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है जब हम पीवाईक्यूज को कर रहे हैं। अब अगर पीवाईक्यू में कोई 9 शेड्यूल के ऊपर एक डिफरेंट क्वेश्चन आया है, हमने वहीं पे नहीं छोड़ना। अगर हमारे ऑप्शंस में 9 शेड्यूल है, हमने सिर्फ राइट आंसर के प्रति ध्यान नहीं देना बल्कि थीम बेस्ड स्टडी करते हुए उसको होलिस्टिकली कवर करना है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही आगे से आगे जो है क्वेश्चंस डेवलप करता है। तो 9 शेड्यूल जो है हमारा 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे हमने देखा कि जो अमेंडमेंट्स है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे शेड्यूल्स एंड प्रीएम्बल वो तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ही यूपीएससी पॉलिटी का। तो इन दोनों को मिला के जो ये इजी सा क्वेश्चन आता है, इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू जी हैं। बट ये हमें तभी पता होगा अगर हमने ये थोड़ी सी बैकग्राउंड अपनी स्टडी की होगी। वहीं अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कभी भी ऐसा एक कीवर्ड आप जैसे ही देखें तो या तो आप इसको बॉक्स में डाल दीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे 3TF या 4TF क्वेश्चंस हो एंड ऐसे कीवर्ड्स आप अंत में भूल ही जाओ मार्क करते हुए कि आखिरकार पूछ क्या रहा है। अगर हम जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन को पढ़ें जब हमारे पास टाइम कम है, तो हो सकता है हम नॉट को छोड़ दें और हम देखें कि यस, लिबर्टी ऑफ थॉट जो है हमारे प्रीएम्बल में है एंड उसको ए टिक मार्क करके आगे चलें एंड हम ध्यान ही ना दें कि नॉट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है एंड ना कि ए डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ऐसे कीवर्ड्स पे स्पेशल ध्यान दें, इसको आप मार्क कर लीजिए चाहे एक सर्कल में चाहे अंडरलाइन से, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, ताकि आप ऐसी सिली मिस्टेक हम ना करें। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा गया है, लिबर्टी के, यहाँ से लिबर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हर तो जो ऑप्शंस है उसमें लिबर्टी आ रहा है। हमें प्रीएम्बल पूरे का पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। मेंस में भी इसके ऊपर काफी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट से लेके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो हमें प्रीएम्बल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट अच्छे से रटा होना चाहिए एंड उसी के साथ साथ जब हम इन सारे टर्म्स का अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट निकालेंगे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। एंड पिछले 3 से 4 साल से जो यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि एक या दो क्वेश्चन वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पूछता है, कंसेप्ट बेस्ड पूछता है, तो हमें उन्हें सॉल्व करने में भी और आसानी होगी जब हमें प्रीएम्बल का पूरा सार अच्छे से पता होगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नॉट के बारे में, थॉट बिल्कुल है, लिबर्टी ऑफ थॉट। इकोनॉमिक लिबर्टी हमारी नहीं है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है। तो अगर हम प्रीएम्बल को याद करें तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, JLEF ऐसे करके याद कर सकते हैं। एंड इसमें जितने टर्म्स आते हैं 3-5 ऐसे करके हमें याद रखना जरूरी है। लिबर्टी के केस में 5 टर्म्स आते हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। तो ये जो है ये लिबर्टी से रिलेटेड है। इसमें हमें इकोनॉमिक और जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन, इनके बीच में ई से भी कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हमें अच्छा आइडिया लगना जरूरी है। हमें ये थरोली प्रीएम्बल याद होना चाहिए हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। वहीं अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो हमारा अनटचेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, ये देखें, ये 2017 में पूछा गया था। अनटचेबिलिटी के ऊपर 2020 प्रीलिम्स में फिर से एक डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आया है। हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम अपनी लक्ष्मीकांत को अच्छे से याद रखें, या इवन अगर हम पीवाईक्यूज को थीम बेस्ड स्टडी करें। यहाँ पे अनटचेबिलिटी हमारा ऑप्शंस में है। हम जैसे क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पूछा गया है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में जो फर्स्ट है वो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो ये है आर्टिकल 23। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज,
इसके सेपरेट फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि है आर्टिकल 29 एंड 30 के अंडर, एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस ये आता है आर्टिकल 24। तो हमारा जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23, 24 निकल के आता है। अगर हमें इतना भी थोड़ी सी भी बैकग्राउंड नॉलेज होगी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में सिर्फ दो राइट्स हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ एक ऐसा जो है ऑप्शन है जिसमें दो जो है यहाँ पे मिल रहे हैं 1 एंड 4, बाकी सब में 3 और 4 ऑप्शंस हैं, तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। बट फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे हमने शुरुआत में देखा स्लाइड्स में कि ये एक बहुत अच्छा कॉस्ट बेनिफिट हमें देता है अगर हम इन टॉपिक्स को इन डेप्थ पढ़ें, याद रखें हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। वही हमने देखा कि एक थीम बेस्ड स्टडी करनी जरूरी है। यहाँ पे अनटचेबिलिटी पार्ट नहीं है हमारे आंसर का, बट इसके ऊपर 2020 में प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया है। तो ऐसे ही हमारे थीम बेस्ड अगर हम स्टडी करेंगे पीवाईक्यूज की, तो हमारी जो है प्रिपरेशन और ज्यादा होलिस्टिक होती जाएगी। अब अगर हम क्वेश्चन 4 देखें, इन इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट या कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, इंपॉर्टेंट टर्म है नेशनल माइनॉरिटी के बारे में पूछा गया है, व्हाट स्पेशल एडवांटेजेस इट इज एंटाइटल्ड टू। जब हम पीवाईक्यूज पढ़ रहे होते हैं, मेरी सलाह यह है कि हम 2011 से 2020 तक के पूरे 10 साल के अच्छे से सारे पीवाईक्यूज देखें और एक चीज समझने की कोशिश करें कि उस पीवाईक्यू के टाइम पे ये क्या चीजें रेलेवेंट थी, वो हम यहाँ पे डिसाइफर करने की भी कोशिश कर रहे हैं इन वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे अगर हम आगे पढ़ेंगे तो थर्ड हमारा जो स्टेटमेंट है, इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। अब जरूरी नहीं है कि हम इसकी डेप्थ में जाएं, इन डेप्थ स्टडी हर चीज की करनी जरूरी नहीं होती, स्पेशली जब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाता है। तो हमें बस एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है नॉलेज होनी जरूरी है कि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम था क्या। तो प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम ये मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने 2005 में लॉन्च किया था, विच सीक्स वेलफेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है, हमें इन चीजों को याद भी रखना जरूरी है, बट बहुत ज्यादा डेप्थ में उसी के साथ साथ जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखा कि ये क्वेश्चन 10 साल पुराना है एंड ये जो टॉपिक पूछा गया था ये अपने आप में और भी ज्यादा पुराना है। तो इसमें इन डेप्थ स्टडी की जरूरत नहीं, बट एक आइडिया होना हमारा जरूरी है। तो अगर हम बाकी टॉपिक्स देख ले, बाकी पॉइंट्स देखें, इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगेन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल 31 जो है वो एग्जैक्ट यही कहता है कि सारी माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजन पे बेस्ड हो, चाहे वो लैंग्वेज पे बेस्ड हो, उनके पास एक राइट है टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर ओन। तो ये आर्टिकल 31 जो है डायरेक्टली यहाँ पे पूछा गया है। जो सेकंड स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जैसे ही हम एक नेशनल माइनॉरिटी को डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उसको ऑटोमेटिकली ऐसी पावर दी गई है कि उस कम्युनिटी में से एक लोकसभा मेंबर जो है वो नॉमिनेट करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये जो नॉमिनेशन है ये 2020 तक सिर्फ एंग्लो इंडियंस के लिए जो है वो वैलिड थी, अब वो एंग्लो इंडियंस के लिए भी हटा दी गई है एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए तो ये पावर कभी भी इंक्लूडेड नहीं थी। उसी के साथ साथ थर्ड स्टेटमेंट, इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, ये ठीक बात है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारे ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम एक थीम बेस्ड स्टडी करेंगे तो हमें ये जानना जरूरी है कि करंटली कितने ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको नेशनल माइनॉरिटी का टैग दिया गया है। तो आंसर है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीस एंड जैन्स। तो टोटल 6 ऐसी कम्युनिटीज हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज, जिनको नेशनल माइनॉरिटी का टैग दिया गया है एंड लास्ट जैन्स को इंक्लूड किया गया था 2014 में। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन इवन 2011 में उससे पहले का आया हुआ है।
तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना जरूरी है, थोड़ी सी नॉलेज अपनी अपडेट रखनी जरूरी है कि उस टाइम से कुछ चेंजेस होंगे एंड उनको भी साथ साथ इनकॉर्पोरेट करना जरूरी हो जाता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स। तो एक तरह से ये रिपोर्ट की बात कर रहा है कि प्रेसिडेंट कौन सी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के आगे जो है प्रेजेंट करता है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, रिकमेंडेशंस ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ पैक, पैक को ये नहीं करता, पैक इज नोन एज फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ कैग। तो इनका आपस में जो है रिलेशन है, ये डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट पैक से अपना जो है वार्तालाप नहीं करता, वो कैग की रिपोर्ट जरूर रखता है, उसी के साथ साथ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट भी रखता है। तो अगर एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अब हमें आने वाले टाइम में क्या प्रिपेयर करना है कि कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जिनकी जो रिपोर्ट है प्रेसिडेंट आगे पार्लियामेंट में ले करता है एंड इवन इनके बारे में, पैक के बारे में, यूपीएससी के बारे में, कैग के बारे में, ये तो हम अपनी पॉलिटी में पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पे एक चीज और समझनी जरूरी है कि जैसे काफी सारी जो सारी की सारी रिपोर्ट्स है वो प्रेसिडेंट नहीं ले करता कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, बट ऐसी भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे एसपीएससी की भी अगर हम बात करें, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी रिपोर्ट गवर्नर रिले करता है एंड ना कि प्रेसिडेंट। तो इस तरह से हमें, जैसे हमने शुरू में देखा, एक कंपैरेटिव स्टडी करनी जरूरी है। जैसे हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमारी नॉलेज और वास्ट होगी, हमें सही के साथ साथ गलत स्टेटमेंट्स भी साथ ही में समझ आने लगेगी कि यूपीएससी कैसे कंफ्यूज कर सकता है, कहां पे गवर्नर को प्रेसिडेंट से इंटरचेंज कर सकता है जिससे हमें कंफ्यूजन पैदा हो। तो इसका जो आंसर है पैक नहीं है, पैक को अगर हम कैंसिल करें तो 1, 3 एंड 4 हमारा आंसर सी निकल के आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स पूछी गई हैं, इस टर्म को स्पेशल ध्यान रखें, एक तो डिस्क्रिशनरी और दूसरा गवर्नर की बात करें। जब कभी कभी क्या होता है, जब हम एकदम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो हम इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को ही मिस कर देते हैं। देखिए ये जो टर्म्स हैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखी गई है, सारे जो फॉन्ट है सेम है, बट इसका खास मतलब है, जैसे ही ये हम अपने मॉक टेस्ट में भी ऐसी हैबिट जो है डेवलप कर सकते हैं कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये हमें अपने आप बोल्ड दिखने लग जाएं, जिससे हमें पता हो हमने डिस्क्रिशनरी पावर्स की ओर और फोकस करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गवर्नर के पास ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर है कि ही कैन सेंड अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इंपोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल। ये बात ठीक है। उसी के साथ साथ अपॉइंट, जो मिनिस्टर अपॉइंट करने की पावर है वो डिस्क्रिशनरी है गवर्नर के पास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पावर डिस्क्रिशनरी नहीं होती, जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में भी देखा है। सिमिलरली गवर्नर के केस में भी जो आर्टिकल 164(1) है वो यही कहता है कि गवर्नर जो है सीएम को तो अपॉइंट करेगा, बट जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर रहा होगा तो चीफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो जरूरी हो जाती है। तो इसी वजह से ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। यह आर्टिकल जो है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक बेड रॉक है जो यूपीएससी ने बार बार पूछा है। इसी वीडियो लेक्चर में भी हम देखेंगे कि कैसे सिमिलर क्वेश्चन को यूपीएससी ने नेशनल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे भी पूछा हुआ है। वहीं थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स passed by the state legislature for consideration of the president of India। बिल्कुल ठीक बात, ये हम तब पढ़ते हैं कि क्या हमारा गवर्नर सेंटर का एक एजेंट है या नहीं। ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जा सकता है मेंस में। तो वहां से ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये निकल के आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के साथ साथ मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है ये पावर
गवर्नर के पास नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, जो चीफ मिनिस्टर है, उसके पास ये पावर होती है कि वो अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए रूल्स बना सके। अगर इस चीज को हमें कंसेप्चुअली भी सोच के देखना जरूरी है, अगर गवर्नर रूल्स बनाएगा और सीएम रूल कर रहा होगा तो इनमें काफी ज्यादा जो है फ्रिक्शन आ जाएगा एंड गवर्नमेंट जो है फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसी वजह से ये फार फेस्ट है। ऐसी चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा गया है कि अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी मिले एंड वो रूल कर सके, अपना जो है शासन 5 साल तक चला सके। तो इसका आंसर बी है, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर। स्पीकर अगेन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी बार एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर भी ये न्यूज में रहता है। डिफरेंट पावर्स जो है स्पीकर के पास, उस वजह से न्यूज में रहता है। इसलिए स्पेशल ध्यान दें जब हम पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं तो स्पीकर को अच्छे से याद रखें। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, ही शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल नहीं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट स्पीकर के लिए अप्लाई नहीं होता। इसको हम आगे देखते हैं। जो आर्टिकल 93 है वो स्पीकर से रिलेटेड है एंड वो यही कहता है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तब सिलेक्ट किए जाएंगे जब ऑलरेडी एक पार्लियामेंट में गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। तो गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद स्पीकर का जो है वो चयन किया जाता है। हमने यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर का भी कंसेप्ट पढ़ा है, अगर हम वो भी याद रखेंगे तो प्रोटेम स्पीकर से हमें याद आएगा कि प्रोटेम स्पीकर के बाद ही स्पीकर रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट, he she need not be a member of the house at the time of his or her election। ये जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर इवन प्राइम मिनिस्टर के लिए भी ये वैलिड है, बट ये सेम चीज स्पीकर के लिए नहीं है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर उन्हीं में से इलेक्ट किए जाते हैं जो ऑलरेडी चयन होके एमपीज बन के आए हैं हमारे पार्लियामेंट में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इसके बाद इफ ही शी इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस टू डेप्यूटी स्पीकर। तो ये चीज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर आपस में एक दूसरे को देके रेजिग्नेशन देते हैं। ये हमें रिवाइज करते हुए ही याद रखना है कि अपॉइंट कौन करता है, रिजाइन कौन करता है, किसको देके रेजिग्नेशन देते हैं, ओथ कौन लेता है। ये 2 से 3 चीजें हैं। जब हम एक प्रॉपर अपना टेबल बना लेंगे, अब हमें लक्ष्मीकांत कैसे रिवाइज करनी है, जैसे ही प्रेसिडेंट आया उसके बाद जैसे जैसे हमारी बॉडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आती गई तो हमने एक टेबल में डालते जाना है कि अच्छा अपॉइंट ये कर रहा है, रिजाइन इसने यहां करना है, ओथ इसने यहां से लेनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको यस या नो करके ऐसे एक टेबल बना के हम इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ठीक है एंड इसका जो आंसर है सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है ठीक है। एक चीज का फिर से अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट पे ध्यान दें जो गलत है, ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए ठीक है एंड एग्जामिनर ने क्या किया है वो दोनों स्टेटमेंट्स उठा के स्पीकर के केस में डाल दिए हैं। जनरली हमने देखा है यूपीएससी ऐसा ही करता है। 2012 में ये पूछा गया सवाल जिसमें एक जो स्टेटमेंट है किसी और को लगता हुआ वो उसने किसी और के कंटेक्स्ट में पूछ लिया है। तो इस चीज का हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम ऐसे स्टेटमेंट्स किसके कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं जब हम रिवीजन कर रहे हैं अपनी। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखें, रिगार्डिंग मनी बिल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन बिल्स में से प्रिय बिल जो यूपीएससी का है वो मनी बिल है। 2018 के टाइम में एक चीज और ध्यान रखनी हमें जरूरी है कि करंट अफेयर्स में मनी बिल बहुत ज्यादा आ रहा था। तो जैसे ही एक करंट अफेयर्स में एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया जब एंटी डिफेक्शन लॉ काफी ज्यादा फेमस था, फिर सिमिलरली ऐसे ही जो है थोड़ा सा डेप्थ में चली जाती है यूपीएससी जब ऐसी कोई न्यूज निकल कर आती है। वहीं एक इंपॉर्टेंट लेसन जो हम यहाँ पे लर्न करेंगे कि हम जब यूपीएससी अपना लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर रहे हैं पॉलिटी, उसी के साथ साथ बेयर एक्ट हमें पढ़ने जरूरी है। बेयर एक्ट की हेल्प से जो हमारे काफी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, हमें और ज्यादा समझ आता है कि हमारे एक्ट में क्या लिखा है एंड उसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा मनी बिल चल रहा है। यहाँ पे इसी के साथ साथ
नॉट पूछा गया है तो इसको हमें बॉक्स में डालना या अंडरलाइन करना जरूरी हो जाता है। तो इसमें अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू imposition, abolition, remission, alteration और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। तो ये जो आर्टिकल है इसमें डायरेक्टली दिया गया है कि क्या क्या इसमें प्रोविजंस है मनी बिल के। सारे प्रोविजंस जो हैं हमें याद रखने जरूरी हैं, बट यहाँ पे कंफ्यूजन काफी आया था उस टाइम पे पेपर देते हुए कि यहाँ पे ओनली दिया हुआ है, ओनली तो नहीं है, काफी सारी कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं मनी बिल को लेके, तो ये गलत हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, हमें बाकी स्टेटमेंट्स को भी पढ़ना जरूरी है। यूपीएससी जनरली यही पूछता है कि कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, हमें वो मार्क करना है। तो अगर हम बाकी स्टेटमेंट देखें, अ मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे कस्टडी की बात की गई है, कस्टडी एक मनी बिल बन जाता है। वहीं मनी बिल इज कंसर्न with the appropriation of monies out of the contingency fund of India। अब contingency fund जो है ये प्रेसिडेंट के पास रहता है, उनके पास 500 करोड़ तक की पावर होती है कि वो इस फंड से अप्रोप्रिएट कर दें इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के केस में उनके पास ऐसी पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। एंड यहाँ पे बोला गया है कि अप्रोप्रिएशन के लिए एक बिल अगर पास किया जाए तो वो मनी बिल होगा, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर स्टेटमेंट 1 और 3 में एक क्वेश्चन निकल के आ रहा था 2018 के जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था कि दोनों स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट जो ओनली वर्ड है वो ठीक नहीं है। तो इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाना है एंड यूपीएससी की ने सी को आंसर दिया है। तो हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि हमें यहाँ पे लर्निंग यही है, एक तो बेयर एक्ट पढ़ेंगे हमारी क्लैरिटी और होगी, और उसी के साथ साथ सारे के सारे ऑप्शन जरूर पढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो गट फील है वो होता तो ठीक है, बट यूपीएससी बनाते हुए क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऐसे हेरा फेरी करने में लग जाता है कि एक क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी आ जाती है। तो उस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए हम बेटर ऑफ रहेंगे अब अगर हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस पढ़ें तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर मेक्स customary address to members of house at the commencement of the first session of the year। तो ये प्रेसिडेंट के टाइम पे भी जो है अप्लाई होता है। एंड सिमिलरली जो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के टाइम पे गवर्नर पे भी अप्लाई होता है कि जैसे ही एक जो नई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होके आती है तो फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर दोनों सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट में सेम है। सेंटर में प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, स्टेट में गवर्नर एड्रेस करता है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ठीक हो जाता है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है, व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैनर इट फॉलोज लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली, जो ये है हमारे लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आती है कि हमें पहला स्टेटमेंट तो पता है बट उसके बाद भी बहुत अच्छे 50% चांसेस हैं अगर हम तुक्का मारें कि ये ठीक है या नहीं है। अगर हमने इसके बारे में कभी भी पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर हमने नहीं पढ़ा तो कभी कभी ये भी जरूरी हो जाता है कि हम अपनी ईगो को साइड में रख के एक क्वेश्चन को स्किप कर दें। ऐसा भी जरूरी होता है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जरूरी नहीं होते। एंड जब भी थोड़ा सा डाउट आने की हमारी जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए तो हम बेटर ऑफ हैं कि हम उस क्वेश्चन को स्किप कर दें। तो उस टाइम पे ये जो चीज है, स्पेशली लोकसभा रूल के बारे में, स्टेट लेजिस्लेटिव रूल के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मेन स्ट्रीम हमारी प्रिपरेशन में नहीं होती थी। अब तो खैर प्रीलिम्स में एक बार आ गया है तो जैसे हमने कहा कि थीम बेस्ड स्टडी करनी जरूरी है एंड इस पे हो सकता है और ज्यादा डेप्थ पे अब डायरेक्ट एक सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर बन के क्वेश्चन आ जाए तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। बट उस टाइम पे ये ब्यूटी है पीवाईक्यू की कि हमें उस टाइम के हिसाब से चलना जरूरी है कि क्या उस टाइम पे मेन स्ट्रीम स्टडी में हम ये पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। तो नहीं पढ़ते थे ये हमें एक्सपीरियंस से पता लगता है, जो उस टाइम प्रिपेयर कर रहे थे उनसे हमें बातचीत करके उनसे इंटरेक्ट करके पता लगता है कि उस टाइम पे जो सेकंड स्टेटमेंट है
थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स स्टेटमेंट था एंड अगर हम छोड़ भी देते इस क्वेश्चन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज की डेट में अगर हम इसमें समझने की कोशिश करें एजुकेशन पर्पज से कि आगे अगर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, स्पेसिफिकली रूल ऑफ प्रोसीजर ये कहता है कि अगर एक स्टेट लेजिस्लेटिव के पास अपने रूल्स नहीं है एक पर्टिकुलर मैटर पे, तो उससे पहले जब स्टेट फॉर्मेशन हुई थी 1947 इंडिपेंडेंस के बाद, तो उसके पहले जो प्रोविंस में रूल्स थे उनको फॉलो किया जाएगा अगर वो किसी प्रोविंस से निकल के स्टेट बना है तो पहला ये हमारी वो है प्रायोरिटी। अगर ऐसा नहीं है, उस प्रोविंस में भी उसके ऊपर रूल नहीं था, तो हमें निकल के आता है कि लोकसभा जो है, लोकसभा में जो उस मैटर पे रूल है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉलो किया जाएगा। तो ये है सार इस चीज का, हमें उसके नजरिए से देखना जरूरी है जब वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें करेक्ट आंसर पूछा है, आंसर दोनों 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो हाई कोर्ट शैल हैव jurisdiction टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास एक जुडिशियल रिव्यू है विच इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है इजी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल गलत है। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दोनों के आंसर्स तो हमें पता ही हैं, बट एक लिंक और बनाना जरूरी है यहाँ पे कि ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, वहां से लिए गए हैं। उस टाइम पे कोशिश की गई थी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो उसको पास कर दिया गया था कि इनको हाई कोर्ट की पावर जो है वो ले ली गई थी अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। बट 1977 में जब 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ तो वो रिवर्स करके वापस इस स्टेटमेंट को गलत बना दिया गया, क्योंकि हाई कोर्ट की जो पावर है वो रिस्टोर कर दी थी। तो इसीलिए जैसे अभी हमने देखा कि ऐसी अमेंडमेंट्स को हमें ट्रैक करना काफी ज्यादा जरूरी है। पहले क्वेश्चन में ही हमने 9th शेड्यूल के बारे में बात की थी। 9th शेड्यूल अपने आप में बहुत बार पूछा गया था, उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कितनी बार पूछी गई है। तो ये एक कॉमन थ्रेड निकल के आ रहा है हमारी पॉलिटी पे। जब हम अपनी पॉलिटी की रिवीजन कर रहे हैं, जब हम पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो इन चीजों पे अगर हम एक्स्ट्रा ध्यान देंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे हमारे आंसर सही करने में। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट पूछा गया है एंड दोनों इनकरेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर निकल के आता है वो डी आता है। वहीं अगर हम 11th क्वेश्चन को देखें, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग, जो कीवर्ड है फंडामेंटल ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन जो है इस वीडियो लेक्चर में एक तो टफ क्वेश्चंस उठाए गए हैं, उसी के साथ साथ हमने थोड़े से एम्बिग्विटी वाले क्वेश्चंस भी उठाए हैं, जिससे हमें समझने में और ज्यादा आसानी हो कि किन क्वेश्चंस को हमें छोड़ना है या वहीं पे ऐसे क्वेश्चंस को हमने अपने एग्जाम हॉल में किस तरह से टैकल करना है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हुए जैसे ही हमने देखा ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म को मार्क कर लिया कि फंडामेंटल ऑब्जेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट। अगर हम सोचने की कोशिश करें कि और ज्यादा जो लोगों को हम डेवलपमेंट में लेके आना चाहते हैं, एक तरह से जो है हमारे ग्राउंड वर्कर्स को डेवलपमेंट, जिससे वो पंचायती राज की डेवलपमेंट करे, विलेज लेवल पे डेवलपमेंट करे, तो ये स्टेटमेंट हमें ठीक ठीक लगता है। बहुत ज्यादा श्योरिटी हो सकता है हमें इमीडिएटली ना भी आए, बट कोशिश यही करनी है कि हमने धीरे धीरे एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे इंक्लूड करना है। सेकेंड, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। देखिए पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तब आती है जब इलेक्टेड मेंबर्स को हम इमीडिएटली निकाल सके। क्या हमारे पास लोकल लेवल पे रिकॉल का ऑप्शन है? नहीं। ये भी सिमिलरली सेम प्रोसीजर जैसे हम स्टेट लेजिस्लेचर या फिर हमारे पार्लियामेंट में रन होता है, सेम हमारा यहाँ पे इसी तरह से रन होता है। तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कितनी यहाँ पे फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है पीआरआई का, इसको इस पे अभी सवालिया निशान है। वहीं पे डेमोक्रेटिक
डिसेंट्रलाइजेशन, जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल ठीक बात। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ती है एंड और ज्यादा लोगों के पास जो अपने ग्राउंड लेवल पे जो पावर है वो और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड उनके पास और ज्यादा पावर होती है कि वो डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे सके। तो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को सही की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इस पे सबसे बड़ा जो है सवालिया निशान है। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन का पीआरआई से कोई इमीडिएट कनेक्शन नहीं है। जरूर 11 शेड्यूल में मेंशन है कि इन चीजों को लेके जो है फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन की थोड़ी पावर्स हैं, बट डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है, वो एक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट नहीं है पीआरआई सिस्टम का। इसलिए डेफिनेटली जो स्टेटमेंट 4 है वो तो गलत हो जाता है। जैसे ही एक स्टेटमेंट गलत होता है हमें सिर्फ 2 देखना जरूरी है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी यूपीएससी ने गलत मानी है। तो इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, यूपीएससी क्या करता है, जो डायरेक्ट लिंकेजेस हैं उन्हीं को लेता है, इनडायरेक्ट को वो हमेशा छोड़ देता है। देखिए होता क्या है, काफी सारे क्वेश्चंस में इनडायरेक्ट लिंकेजेस आप सब चीजों से बना सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन हो, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो, बट हमने ध्यान देना है कि कीवर्ड हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हमने लिमिटेड चीजों पे ही ध्यान देना है। फंडामेंटल ऑब्जेक्ट सारी चीजें नहीं हो सकती, सारी की सारी चीजें सिर्फ पीआरआई नहीं कर सकता, एंड एक सोल्यूशन नहीं हो सकता हर प्रॉब्लम का, चाहे वो फाइनेंस का हो, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का हो, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को हो। तो इसी वजह से हमने सिर्फ लिमिटेड चीजों पे डायरेक्ट जो हमारा आंसर है उसी पे लिमिटेड रहना है, एंड हमारी प्रोबेबिलिटी और अच्छी होगी सही आंसर गेस करने में। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। फर्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल नहीं, ये हमें पता है। आर्टिकल 368 काफी इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी के केस में, 365 के केस में सॉरी, क्या होता है प्रेसिडेंट्स रूल के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जरूरी नहीं होती, बल्कि वो डिसॉल्व के साथ साथ जो है सस्पेंड भी कर देता है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा वर्डिक्ट है कि जब तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बिल को पास नहीं किया जाता है पार्लियामेंट में, तब तक उस क्या नाम स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड किया जाएगा एंड डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रेसिडेंट एज अ मतलब प्रिएम्प्टिव मेजर सस्पेंड करता है, डिसॉल्व नहीं करता। वहीं जो सेकंड पॉइंट है, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ये ठीक है, जैसे ही प्रेसिडेंट्स रूल अप्लाई होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है, जो सीएम की पावर्स है वो भी खत्म हो जाती है, एंड गवर्नर के पास वहां पे इनडायरेक्ट पावर प्रेसिडेंट उसको दे देता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेटिव हो। तो इस तरह से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड थर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज। एक चीज को समझे, लोकल बॉडीज हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 73rd एंड 74th। उस टाइम पे ये जो हमारा प्रेसिडेंट्स रूल है वो ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था, मतलब प्रेसिडेंट्स रूल के जो आर्टिकल हैं वो पहले से ही चल रहे थे। एंड हमने हमें ये अपने रिवीजन के टाइम पे जब हमने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ी हैं, उस टाइम पे हमने ध्यान दिया कि 73rd एंड 74th के टाइम पे कोई भी ऐसी जो है अमेंडमेंट नहीं आई जिससे लोकल बॉडीज के साथ साथ प्रेसिडेंट रूल पे फर्क पड़े। तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है। कोई लिंकेज नहीं बनता लोकल बॉडी एंड प्रेसिडेंट रूल का, दोनों आपस में डिफरेंट टाइम जोन में जो है क्रिएट किए गए थे, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इनमें चेंजेस नहीं आए। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इमीडिएटली गलत हो जाता है। जैसे ही हम देखें थर्ड गलत है तो हमें पता लग जाता है, ओ सॉरी, यहाँ पे हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरी, तो हमने नॉट नेसेसरी की बात की है। तो नॉट नेसेसरी जो है हमारा 1 इज नॉट नेसेसरी, 3 इज नॉट नेसेसरी। तो आंसर हमारा 1 एंड 3 हो जाता है, हमें नॉट मिस कर दिया था। ऐसी गलतियां नहीं करनी बहुत जरूरी है, हमारे लिए एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की बात करें, विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट encourages the inflow of foreign capital for infrastructure development, no, very far fetched. It facilitates the proper distribution of finances, पूरा पढ़ना है।
अमंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, नहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट या फिर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, ये रोल है हमारे फाइनेंस कमीशन का। थर्ड है इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान नहीं है फाइनेंस कमीशन का, सिर्फ जो नेट प्रोसीड्स आ रही है हमारे रेवेन्यूज के तौर पे उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये आर्टिकल 280 के अंडर जो फाइनेंस कमीशन की पावर्स उसमें दी गई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तीनों स्टेटमेंट्स हमारी गलत है। आंसर है नन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया। काफी डिफिकल्ट एंड टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन ही हमने उठाए हैं इस वीडियो लेक्चर में समझने के लिए कि कैसे ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2014 में पूछा गया था, जिस टाइम पे हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इन सब पे काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी। तो यहाँ पे प्लानिंग की बात की गई है। अब देखिए फाइनेंस कमीशन कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे फिर से फाइनेंस कमीशन पूछा गया है कि क्या उसका प्लानिंग से कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर इतना लंबा क्वेश्चन हमें सीधा अगर याद होगा अपना 280 बेयर एक्ट कि उसका प्लानिंग से कोई रिलेशन नहीं है, फाइनेंस कमीशन को हम गलत मार्क करेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के सी आ जाएगा। तो ज्यादा हमें टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं होगी एंड हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कभी कभी जो है लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं हमें उनमें सोचना कम पड़ता है, एलिमिनेशन से हमारा डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है। इसमें 5 TF क्वेश्चन है बट आंसर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल के आ गया अगर हमने PYQ की अच्छे से थीम बेस्ड प्रिपरेशन की होगी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज आर implied institutionally in the parliamentary government। देखिए हमने यहाँ पे पीछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर देखा कि हमने हमारे से डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट है, क्या गवर्नर उसको हटा सकता है। तो वहां पे एक तरह से इनडायरेक्टली हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के ऊपर थीम बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन कंसेप्चुअली पूछा गया था। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन 2015 में फिर से रिपीट हुआ है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में मेंबर्स ऑफ कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक बात। और मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, अगेन बिल्कुल ठीक बात है, जब तक वो पार्लियामेंट में अपनी जो है कॉन्फिडेंस होल्ड करके रखेंगे तब तक ये चलता रहेगा गवर्नमेंट। वहीं कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। एक एक टर्म पे हमें ध्यान देना है। 3TF क्वेश्चन है, 3TF क्वेश्चन आते ही हमने प्रोबेबिलिटी में भी पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था टफ हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने देखा यूपीएससी ने हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट आखिरकार कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट। तो कैबिनेट इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि कैबिनेट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से हमें इन चीजों का ध्यान देना है। यूपीएससी एग्जामिनर इनको आपस में चेंज कर देते हैं जल्दी जल्दी में। अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन हमें आसान लग रहा है बट जब हम एग्जाम प्रेशर में होते हैं सेम क्वेश्चन हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि तब हमारा दिमाग इमीडिएटली नहीं चलता। हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में सोच रहे हैं, हम यहाँ पे कैबिनेट के बारे में सोच रहे हैं, हम मिनिस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस के बारे में सोच रहे हैं एंड इमीडिएटली ये आते आते लास्ट मोमेंट तक हमारा जो एक तरह से हमारी जो फोकस है वो वीक होने लगता है। तो हमारा टेक अवे इस क्वेश्चन से यही है कि हो सकता है एग्जामिनर ने जाते जाते लास्ट में गुगली खेल दी हो और हमें इसको भी पकड़ना जरूरी है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 और 2 ओनली है। तो इस वीडियो लेक्चर से हमने समझने की कोशिश करी कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमने बार बार अच्छे से रिवाइज करना है, कैसे हमने पॉलिटी का जो सार है उसको समझना है, बेयर एक्ट पे ध्यान देना है, अमेंडमेंट्स पे ध्यान देना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। एंड हमने इस वीडियो लेक्चर में ये भी समझने की कोशिश करी कि किस तरह से यूपीएससी एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एंड वो किसी और टॉपिक का जो है स्टेटमेंट उठा के आपको दे देगा एंड बोलेगा आपको चेक करने के लिए कि क्या ये ठीक है या नहीं है।
जैसे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट से कंफ्यूज कर देगा, प्रेसिडेंट को गवर्नर से कंफ्यूज कर देगा। तो जैसे ही हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एक टेबल बना लेंगे अपनी डिफरेंट चीज़ों को याद रखने के लिए, हमारे लिए पॉलिटी में स्पेशली आसानी हो जाएगी। तो ये थे पीवाईक्यूज जिसकी हेल्प से हम पॉलिटी की प्रिपरेशन को एक स्टेप और ऊपर लेके जा सकते हैं एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर।